Good morning everyone. I am Prakriti Singh and today we are going to deal with the topic enzymes. First we are going to talk about definition of enzyme. What we have to remember when we are talking about definition is दो से तीन वर्ड्स है जिसको आपको बार बार याद रखना होता है. पहला the first word is your biocatalyst. Second one is your protein and the third one is your rate of reaction. So how we are going to combine it? So enzymes are biocatalyst in nature, usually composed of protein and help to accelerate the rate of reaction. और इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? तो enzymes are biocatalyst which are proteinous in nature, help to accelerate the rate of reaction but will never affect the final product. जो भी हमारा final product बनता है उस पे enzymes का कोई भी effect नहीं होता है. तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ एंजाइम. मतलब एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कभी भी डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते किसी भी केमिकल रिएक्शन में. किससे बने हुए रहते हैं आपके एंजाइम्स? तो दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. क्या काम करता है ये? तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करने का काम, बढ़ाने का काम करता है आपका एंजाइम्स. नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड टॉपिक दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स. सो एंजाइम्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं they are categorized in your two sections. पहला हमारा होगा exoenzyme and the second one is our endoenzymes. I think we talk a lot about exo and endo. ये word का मतलब भी हमको समझ में आ जाता है outside और endo का मतलब होता है inside. The enzymes which are found outside the cells they are called as your exoenzymes. और वो एंजाइम जो आपके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं they are called as your endoenzymes. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आप बताना चाहें. if you want to add you can add, if you don't want to add like हम एक्सोएंजाइम में ऐड करना चाहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज को आप ऐड कर सकते हो इसमें. एंडोएंजाइम्स क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर और रिकैप्चुलेट इज योर एक्सोएंजाइम व्हिच आर फाउंड आउटसाइड द सेल और एंडोएंजाइम व्हिच आर फाउंड इनसाइड द सेल. this thing which you have to remember again and again. So these are the two topic, definition and distribution of your enzyme. Now we will talk about the third topic which is your properties of enzyme. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंजाइम्स की? तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा आपका टेम्परेचर. एवरी एंजाइम्स ऑलवेज वर्क ऑन अ फिक्स्ड और एन ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो हमेशा याद रखना कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसका अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे ही एंजाइम्स अपना काम करते हैं. तो पहला प्रॉपर्टी हो गया हमारा टेम्परेचर. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट इज योर एक्टिव साइट. हर एंजाइम का अपना एक एक्टिव साइट होता है जहां पर आपके सबस्ट्रेट आपके कंबाइन होते हैं एंड दे गो टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो हर एंजाइम का अपना एक एक्टिव साइट भी होता है. तीसरा हम बात करेंगे पीएच के बारे में. दैट एवरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज डन अंडर अ सर्टेन पीएच. हर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपने एक फिक्स पीएच पे ही काम करता है. ये चीज आपको बतानी रहेगी. नेक्स्ट इज अवर एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर. कोलाइडल इन नेचर का मतलब है दे आर द सब्सटेंस विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट. तो आप फोर्थ पॉइंट बताओगे एंजाइम्स आर कोलाइड्स. ये चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. इफ यू वांट टू ऐड मोर you can go for the catalytic nature. I think we talked about this catalytic nature in previous definition also. कि catalytic का मतलब होता है जो भी enzymes होते हैं they act as a or they work as a catalyst जो कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते बट हेल्प टू एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एंजाइम वर्क एज एन कैटलिस्ट ऑल्सो. इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो आएगा दैट इज योर
स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी मतलब होता है आपका स्पेसिफिक होना। हर एक जो एंजाइम होता है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होना है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होना है, रिडक्शन का रिएक्शन होना है, हाइड्रोलिसिस होना है, कोई भी रिएक्शन होना है, हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। This will come under the category of your specificity of enzyme. So these are the few of the basic properties of enzyme. Next we will talk about is your nomenclature of enzyme. Nomenclature का मतलब होता है कि जब हम किसी भी एंजाइम को नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं nomenclature. I think आप लोग ने बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ा होगा, there we talked about binomial, trinomial nomenclature. बट यहाँ पर नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल होता है जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं. इट इज लाइक नथिंग यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ऐड दिस वर्ड ASE, दैट इज एज. अगर मुझे सपोज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करना है तो वहाँ पे जो आपके एंजाइम यूज होंगे वो आपके कहलाएंगे ऑक्सीडेज. तो लाइकवाइज हमने क्या किया, लास्ट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, हमारे रिएक्शन या प्रोसेस का नाम था ऑक्सीडेशन. क्या हमने ऐड किया उसमें ASE, वर्ड एस हमने यूज किया. तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी एंजाइम का तो हमको याद रखना है उसके लास्ट में हमेशा ऐड होता है एस. लाइक ऑफ द एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट लाइगेज, अमाइलेज. तो दीज आर द ट्रांसकीटोलेज, सूडोहेप्टुलेज. तो ये सारे एंजाइम्स के नाम हैं जिसके लास्ट में हम बार बार ये देख रहे हैं that ASE word is going on, kept on adding. Okay, so this was the fourth topic, that is your nomenclature of enzyme. Next हम बात करेंगे is your mechanism of enzyme action. मतलब हमारा जो एंजाइम है वो किस तरीके से काम करता है. यहाँ पे आपको कभी भी जब हम एंजाइम की बात करेंगे आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, वो है एनर्जी. एनर्जी का यहाँ पे ना बहुत मेजर रोल रहता है. एंजाइम्स जो होते हैं ये कभी भी आपके डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते या डायरेक्टली किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. क्या होता है देन, हाउ द एनर्जी वर्क्स, आपके एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं. तो यहाँ पे हमको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है. जब हमारे एंजाइम्स को अगर हमको वर्क कराना है या वो इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिव फॉर्म में लेके जाना है या किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको इन्वॉल्व कराना है तो यहाँ पे हमको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है. व्हाई, बिकॉज एनर्जी जो होते हैं दे विल नेवर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द रिएक्शन. सो व्हाट वी नीड इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की हमको जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से आप कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं. अब ये जो हमारा एंजाइम्स का जो रिएक्शन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला होगा आपका टेम्परेचर. हमको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई भी हमको एंजाइमेटिक एक्टिविटी करनी है. तो पहले हमेशा याद रखना ओनली टू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट इज योर टेम्परेचर, कि एंजाइम है तो उसको एक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी इफ दे वांट टू एनहेंस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. और दूसरा होगा आपका एडिशन ऑफ एंजाइम्स. अगर हम एंजाइम्स ऐड कर देंगे तो आपका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा. मतलब हमारा जो अगर हम एंजाइम ऐड करेंगे तो हमारा जो एंजाइम्स का जो एक्टिविटी है दे विल ग्रो इन अ सर्टेन मैनर. तो हमारा दो पॉइंट्स है, आपको यही चीज़ ध्यान रखना है. पहला आप बताओगे एंजाइम्स जो होते हैं दे विल नेवर डायरेक्टली पार्ट इन एनी ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पर हमको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है सो दैट दे विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन. अब ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. हमारा पहला होता है हमारा टेम्परेचर. एंजाइम अगर हमको एक्टिव फॉर्म में लाना है तो एक सर्टेन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की हमको ज़रूरत पड़ती है. और दूसरा होता है बाय द एडिशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम ऐड करने से हमारी जो एक्टिविटी है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो एनहेंस या इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सिक्स्थ टॉपिक की, दैट इज योर मोड ऑफ एंजाइम एक्शन. मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल.
आपका ये मोड ऑफ एंजाइम एक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, मतलब हमारा एंजाइम किस तरीके से पार्ट लेता है, किस तरीके से काम करता है। पहले दो थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट वन इज योर लॉक एंड की थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज योर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी आपको याद रखना है हमेशा, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, एंजाइम आपका हमेशा सबस्ट्रेट के साथ जाके कंबाइन होगा एंड दे विल कंबाइन टुगेदर फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब हर एक एंजाइम होता है, उसके साथ एक फिक्स सबस्ट्रेट होता है, उसके एक्टिव साइड में वो सबस्ट्रेट जाके कंबाइन होता है एंड दे बोल टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जस्ट इसके बाद आपका आएगा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी का कहना था एक फिक्स एंजाइम है, उसका एक फिक्स सबस्ट्रेट है, ये दोनों कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में ऐसा नहीं होता। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का कहना ये था कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है तो उसके एक्टिव साइड में, क्योंकि एंजाइम आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, उसके एक्टिव साइड जो होते हैं दे विल केप्ट ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पर आप बताओगे कि एंजाइम का कोई फिक्स सबस्ट्रेट के साथ में, कोई एक्टिव साइट के साथ उसका फिक्स पोजीशन नहीं होता, उसके जो पोजीशन होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेचर दे केप्ट ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताना जरूरी है। आपका जो एंजाइम है दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये आपका जब सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा उसकी पोजीशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका कहलाता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसका कहना था कि एंजाइम का ऐसा कोई फिक्स्ड एक्टिव साइट नहीं होता है जहाँ पे वो सीधा गया, अटैच हो गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट जो रहती है वो लगातार चेंज होती रहती है, बदलते रहती है। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। इनहिबिशन का मतलब होता है मुझे अगर कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रोकनी है, इनहिबिट करना है मुझे। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। अगर मुझे किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकना है तो मैं कैसे रोकूंगी उसे? तो आपके 4 अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा जो मेथड आता है वो है हमारा कॉम्पिटिटिव। सेकेंड मेथड है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। थर्ड मेथड है हमारा डीनेचुरेशन और फोर्थ मेथड है हमारा फीडबैक इनहिबिटर। फर्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा आता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में कुछ नहीं है, एंजाइम्स हमने बार बार पढ़ा हुआ है। जब हमने मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ा मैंने बोला एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो हमारा इनहिबिटर होता है और जो सबस्ट्रेट होता है उनके बीच में कंपटीशन होता है। मतलब यहाँ पे मेरा एंजाइम है, एंजाइम का एक एक्टिव साइट रहेगा जहाँ पर जाके आपके सबस्ट्रेट को और इनहिबिटर को जोड़ना है। अब दोनों में से एट अ टाइम में या तो सबस्ट्रेट ऐड होगा या तो इनहिबिटर जुड़ेगा। तो ये है आपका सबस्ट्रेट एंड दिस इज योर इनहिबिटर। तो अगर आपका इनहिबिटर एंजाइम के साथ जाके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो वो आपका कॉम्पिटिटिव रिएक्शन कहलाएगा या फिर इनहिबिशन प्रोसेस कहलाएगा। क्योंकि हमारे बीच में हमने किसके किसके बीच में कंपटीशन देखा, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में। ये दोनों में से कोई एक जाएगा और कोशिश करेगा कि मैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अगर सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, अगर इनहिबिटर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी। तो यहाँ पे देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन अ सबस्ट्रेट एंड एन इनहिबिटर। दूसरा हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। आपके जो एंजाइम्स रहेंगे उनके साइड में, एक साइड में आपका सबस्ट्रेट और दूसरे साइड में इनहिबिटर आके अटैच हो जाएगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकने का काम करेगा। मतलब जैसे मैंने लिया ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये इसका एक्टिव साइट है। सपोज यहाँ पर आके आपका सबस्ट्रेट जुड़ गया तो इसके पीछे आके आपका इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमको शेप और साइज के बारे में सोचना पड़ रहा था क्योंकि एक ही एक्टिव साइट पे दोनों कोशिश कर रहे थे जुड़ने का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा,
यहाँ पे सबस्ट्रेट अपनी जगह पे आके जुड़ेगा, बट इनहिबिटर उसके दूसरे ऑपोजिट साइड में आके अटैच हो जाएगा। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या हम बात करेंगे कि मुझे एंजाइमेटिक एक्टिविटी रोकनी है तो मैं कैसे रोकूं उसको। तो पहला मैंने बोला कॉम्पिटिटिव, दूसरा हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव, और थर्ड नाउ वी विल टॉक अबाउट डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। अगर मुझे एंजाइमेटिक एक्टिविटी रोकनी है और उस पर अगर मैं हाई टेम्परेचर अप्लाई कर रही हूँ, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर अगर आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है तो वो आपका कहलाएगा डीनेचुरेशन। एट द एंड मुझे क्या करना है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकना है, कैसे भी करके मुझे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने से बंद कराना है, रोकना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन। और लास्ट हमारा आता है फीडबैक इनहिबिटर। फीडबैक मतलब हम इन जनरल भी जब हम बात करते हैं, तो मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया, लास्ट में मैं अपना फीडबैक देती हूँ। लाइकवाइज हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, मुझे लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है। जब ये प्रोडक्ट आपका जो बनेगा और ये प्रोडक्ट जब आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकने का काम करेगा तो वो आपका कहलाएगा फीडबैक इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज को मैंने ऐड कर दिया एटीपी के साथ, मतलब आपका एनर्जी ले लिया आपने, इसको मैंने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। जब मैंने हेक्सोकाइनेज के साथ इसका रिएक्शन कराया और मुझे प्रोडक्ट में मिला ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और जब ये आपका जो प्रोडक्ट है, नाउ दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है, जब ये प्रोडक्ट मेरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रोकने में मदद करेगा तो ये मेरा कहलाएगा फीडबैक इनहिबिटर। मतलब वो प्रोडक्ट जो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकता है वो हमारा कहलाता है फीडबैक इनहिबिटर। ओके, नाउ दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, डीनेचुरेशन एंड योर फीडबैक इनहिबिटर। इसके बाद हम बात करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक which is your factors affecting enzymatic activity। मतलब अगर मेरे एंजाइम्स जो है वो काम कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस वन इज योर पीएच। हर एक एंजाइम का अपना एक सर्टेन पीएच होता है और उस पीएच पे ही एंजाइम अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया सलाइवरी अमाइलेज का एग्जांपल। अगर सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो हम हमेशा अपना काम जो होता है, दे वर्क अंडर अ पीएच ऑफ 6.7 to 6.8। तो इसका पीएच मतलब हमारा सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो आपके किस पीएच पे काम कर रहा है, फिक्स पीएच, मतलब 6.7 से 6.8 पीएच पे ही काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया पीएच। पहला फैक्टर्स मतलब हमारा हो गया पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब हमारा हर एक एंजाइम जो होता है वो एक फिक्स पीएच पे ही काम करता है। दूसरा होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अगेन सेम एज लाइक अ पीएच, कि हर एक एंजाइम जो रहता है वो अपने फिक्स टेम्परेचर पे ही काम करता है। यूजुअली इनका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है, जहाँ पे ये अपना बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर पाते हैं। और बट आपको ये मेक श्योर करना है या इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक एंजाइम का अपना एक सर्टेन पीएच और टेम्परेचर होता है जहाँ पर ये अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हमको पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है एंड दे विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमको हमेशा ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज ना हो। अगर ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा तो वो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस वाज आवर थर्ड फैक्टर, दैट इज योर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ, आप इसमें आप प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो मेरा प्रोडक्ट बना, मैंने जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हुई, जो भी मेरा केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिला, अगर ये प्रोडक्ट आपके लगातार एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक ही जगह पे आके डिपॉजिट या जमा हो रहे हैं, उसके वजह से भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा उनको,
जैसे ही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आप प्रोडक्ट को सेपरेट कर दीजिए। अगर आप प्रोडक्ट आपका लगातार एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होगा तो वो भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा होगा इनहिबिटर। इनहिबिटर आई थिंक हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है कि कौन से मेथड होते हैं। इनहिबिटर अगर आपका एक्टिवेशन साइट पे जाके या एक्टिव साइट पे जाके एंजाइम के अटैच हो जाएगा तो वो भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। इफ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन गो फॉर इट, बट ये आपका मेजर पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि पीएच अगर मेरा बढ़ जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हर एक एंजाइम का अपना एक सर्टेन पीएच होता है और उसी पीएच पे ही आपके एंजाइम जो है वो काम करते हैं। लाइकवाइज टेम्परेचर, एवरी एंजाइम्स वर्क अंडर अ सर्टेन टेम्परेचर, उस फिक्स टेम्परेचर पे ही एंजाइम अपना बेस्ट काम, बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी या बेस्ट रिएक्शन अपना दे पाते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, देन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड लास्ट वन इज योर इनहिबिटर। आप इसके अलावा एक्टिवेटर्स, अदर फैक्टर्स आप ऐड करना चाहो यू कैन गो फॉर इट, बट दीज आर द 5 मेजर्स जिसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, दैट इज योर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम्स का आपका ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में क्या रोल है या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला आप बता सकते हो कि इसको फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं चीज़ मेकिंग, दूसरा आप बता सकते हो फ्रूट जूस। इन सब जगहों पे हम एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में बेसिकली हम एंजाइम्स का इन आवर रेगुलर लाइफ बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे यहाँ पे डी-हेयरिंग ऑफ हाइड्स। अगर आपको हेयर्स को अलग करना है तो आप उसके लिए भी डी-हेयरिंग के प्रोसेस के लिए भी आप एंजाइम्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट वन इज योर डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स। कोई इंजर्ड है, किसी को चोट लगी है तो आपके ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में भी आपके एंजाइम्स जो हैं वो हाईली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका हीलिंग ऑफ वाउंड्स। अगेन सेम चीज है दोनों कि अगर किसी को चोट लगी है तो आप उसको ठीक करने के लिए भी हम एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं। सो दिस आवर लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब हमारे रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमारा एंजाइम्स का क्या रोल है, चीज मेकिंग के लिए, फ्रूट जूस के लिए, डी-हेयरिंग के लिए, डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट, अगर कोई इंजर्ड ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो उसको डिसॉल्व करने में भी आपका एंजाइम यूज होगा, एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स, अगर किसी को चोट लगी है उसको ठीक करने में भी एज अ ट्रीटमेंट आप एंजाइम्स का यूज कर सकते हो। ये था हमारा लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम। एक बार हम रिकैप्सुलेशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है which are proteinous in nature which help to accelerate the rate of reaction but never affect your final product. डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बोला दो तरीके के एंजाइम होते हैं, एक्सो और एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम्स जो रहेंगे वो आपके बाहर सेल्स के आउटसाइड में पाए जाएंगे, एंडो एंजाइम विच आर फाउंड इनसाइड द सेल्स। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में कि दे आर कोलाइडल इन नेचर, दे आर थर्मोलायबल इन नेचर। इसके बाद हमने पीएच के बारे में पढ़ा, दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सो दिस विल कम अंडर योर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। फिर हमने बोला था नॉमेनक्लेचर, अगर मुझे नाम देना है एंजाइम का तो मैं कैसे नाम दूंगी, तो वी जस्ट हैव टू ऐड ASE, एस। आपको हर किसी वर्ड के लास्ट में एस लगाना है किसी भी रिएक्शन के लास्ट में, तो वो आपका एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नॉमेनक्लेचर है उसको आपको ध्यान रखना है, किसी का भी अगर हमको नाम रखना है व्हाट वी हैव टू ऐड इज योर एस, ASE। मैकेनिज्म में हमने बोला कि एंजाइम कभी भी डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है सो दैट एंजाइमेटिक एक्टिविटी वर्क्स। अब ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, पहला हमारा जो रहेगा वो होगा टेम्परेचर और दूसरा रहेगा बाय द एडिशन ऑफ एंजाइम्स। आफ्टरवर्ड्स वी टॉक्ड अबाउट द मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मैंने दो तरीके बताए, पहला था हमारा लॉक एंड की थ्योरी और दूसरा है हमारा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी।
एक में आपकी एक्टिव साइट फिक्स रहेंगे जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, और एक आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर होगा, विच वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। इसके बाद मैंने इनिबिशन में 4 मेथड बताया था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, डीनेचुरेशन एंड योर फीडबैक इनहिबिटर। अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैंने बोला टेम्परेचर का क्या रोल होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स पीएच होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करता है, लगातार एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद हमने बोला था कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पर, एक्टिवेटर्स का होना जरूरी है, इनहिबिटर्स अगर आके अटैच हो जाएंगे तो वो आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक लेते हैं। ये आपके आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हमारे फूड इंडस्ट्रीज में, मेडिकल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, इन सब जगह पे हम कैसे डे टू डे लाइफ में एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।